आवाज है इसे? स्टार्ट है। अभी हम लोग भारतीय संविधान सभा वाले टॉपिक को देखेंगे। अंग्रेजों के शासन के अधीन रहते रहते हम लोगों को आदत हो गई थी कि जैसे अंग्रेजों ने शासन किया है उसी के हम लोग आदी हो गए थे, और इसीलिए जैसे ब्रिटिश अपने यहाँ जो संविधान चला रहे थे उसी स्टाइल पर हमने चलाया है। और जो संविधान सभा जो बैठी थी इसने 60 देशों के, लगभग 60 देशों के 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, ठीक है। और उसमें से लगभग 1 दर्जन के आसपास देशों से जो है इसमें चीजों को अक्वायर किया गया। सैकड़ों सदस्य थे इसमें, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का नाम आता है संविधान सभा के पिता के रूप में, कि मतलब संविधान सभा के जो जनक, या संविधान के जनक, संविधान सभा नहीं, जो संविधान का जो ये था कि संविधान निर्माता जो है वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। कुछ मूलभूत बातों को उन्होंने रखवाया था इसमें, हालांकि इसमें कई लोगों का योगदान था। और जो संविधान है उसके निर्माण में 2/3 हिस्सा जो था वो ऑलरेडी 1935 के अधिनियम का था। और 1935 के अधिनियम का यहाँ पर 2/3 होना ये अपने आप में बता रहा है कि 1935 का अधिनियम को लाया था, ब्रिटिश संसद ने लाया था इसको, ठीक है। और 2/3 तो वही कर दिए थे। उसके बावजूद हम लोग देखें ड्राफ्टिंग कमेटी का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था मूल रूप से वो उसको एक वकील थे BN राव, उन्होंने तैयार किया था। उसके बाद उस पर चर्चा करने के लिए बाकी लोग थे, लेकिन एक है ना परंपरा की, मतलब चलो कुछ बातों को उन्होंने लीड किया तो उसी के आधार पर हम लोग उनको संविधान का जो है जनक ही बोल देते हैं कि मैं संविधान निर्माता वही थे। इसमें देखिएगा एक कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन नाइनटीन 40 कब आया था? ये 6 में आया था ना, ठीक। कि संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1900। इस डेट को याद रखिएगा, मतलब ये मंथ को अक्सर पूछ देता है कि इसका गठन किस महीने में किया गया था। जुलाई 1946 में। इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस थे। क्रिप्स मिशन के सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी इसमें शामिल थे और AB एलेक्जेंडर भी थे। ऑलरेडी जो 4 साल पहले क्रिप्स मिशन आया था 42 में, उसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स ही अकेले सदस्य थे, इसमें ये भी शामिल थे। और नौसेना के अध्यक्ष, नेवी के अध्यक्ष AB एलेक्जेंडर भी इसमें शामिल थे। ये B नहीं, ये AV वाला V है, ठीक है। AV याद दिलाने के लिए कहते हैं नेवी, नेवी के अध्यक्ष AB एलेक्जेंडर। इसके अध्यक्ष जो थे सर पैथिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के। पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पाटिल। आप याद रखिएगा, जैसे उसमें कंफ्यूजन होगा हाँ कि खुद के संविधान को बनाने का विचार जो था, ठीक है। यहां पर देखना कि भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पाटिल ने 1924 में प्रस्तुत किया था। और वैसे आता है कि भारतीयों के लिए भारतीय द्वारा जो संविधान हो, ठीक है, वो MN रॉय, और बाद में उसको कांग्रेस पार्टी ने वैसे स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389, 389, जिसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। उसमें टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश
प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों, जैसे कैसे हुआ दिल्ली, आगरा, कुर्ग, ये सब जो थे 4 कमिश्नरी क्षेत्र, और 93 जो थे प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के, प्रिंसली स्टेट्स, जो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने यह तय किया था कि अब वो किसी भी देशी रियासत को हड़पेंगे नहीं, और इसके बिना हम देशी रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को अपना दोस्त बनाएंगे। और यही कारण था कि लगभग 565 रियासतों के साथ अंग्रेजों ने दोस्ती कर ली और उनको कब्जाया नहीं। जिनको कब्जा लिया था वो तो आ गए। तो उन्हीं से 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी उनके अंतर्गत था। बाकी सब एक तरह से उनके अधीन ही थे, बस कहने को क्या थे, दोस्त थे। ठीक है, तो इन सबको जो है इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। केवल एक हैदराबाद ऐसा राज्य था, देशी रियासत, जिसका कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। सबसे ज्यादा 7 प्रतिनिधि मैसूर के थे, याद रखिएगा। मैसूर राज्य के सर्वाधिक 7 प्रतिनिधि थे। हैदराबाद का एक भी प्रतिनिधि इसमें शामिल, वो पहले ही से टेढ़ी आया हुआ था, और उसको इसीलिए सीधा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हाँ, अंशु यादव जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अच्छा ठीक है, पहली बार गुड मॉर्निंग बोला जाता है। जब हम लोग दिन में पहली बार मिलते हैं तो आफ्टरनून रहे चाहे इवनिंग रहे, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर जब पहली मुलाकात होती है तो गुड मॉर्निंग कहा जाता है, लेकिन वहाँ गुड इवनिंग ठीक है, होता है। आइए, तो हम लोग पूरा ब्रिटिश स्टाइल में चलते हैं। रात में भी मिला जाता है, तो जब पहली बार मिलेंगे हम लोग, तो कभी भी मिलिएगा तो पहली बार जब मिला था तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्योंकि उस दिन विशेष को हम लोग पहली बार मिल रहे होते हैं। ये हमको बहुत बचपन में मेरे स्कूल के टीचर, इंग्लिश टीचर बताए थे। खैर चलो, मिशन योजना के अनुसार क्या लिखा है, क्या यार सर, पहले मिल चुके हैं। अच्छा, अंशु यादव, आशु यादव, ये कैसा नाम है? ठीक है, मिले होंगे हम लोग। आशु, ASHSU, आशु, ओके। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 में से कितनों के लिए चुनाव हुआ? 296, 292 प्लस 4। ब्रिटिश वाला, रियासत वाले सीधे नॉमिनेट कर दिए, राजा लोग नॉमिनेट करके भेज दिए। अब याद रखिएगा, इन 296 के लिए चुनाव हुआ, ये 11 प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। ये ध्यान दीजिएगा, जो 11 प्रांतों में जो विधानसभाएं थी, उनके सदस्यों ने इन विधानसभा के सदस्यों को चुना था। जनता ने प्रत्यक्ष नहीं चुना था, जनता नहीं चुनी थी। ये लोग, जैसे कैसे होता है कि विधायक चुनते हैं राष्ट्रपति महोदय को, उसी टाइप से अपने अपने प्रांतों से इन्होंने 296 लोगों को चुनकर भेजा था। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछता है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो 296 टोटल में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 208, मुस्लिम लीग 73। तो मुस्लिम लीग को समझ में आ गया था कि यहां से खिसक जाने में ही भलाई है। उनको क्या लगा कि यहां पर रहेंगे तो कभी भी हम लोग मतलब वैसे नहीं आ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि जिन लोगों ने अलग पाकिस्तान के लिए मांग उठाई थी, उसमें 4 लोगों का नाम आता है। सबसे पहले आता है जो AMU के जो संस्थापक माने जाते हैं, सर सैयद अहमद खान। पहली बार इन्होंने विचार रखा था कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि AMU वाले दुखी हो जाएं, लेकिन जो फैक्ट है वो हम हमेशा बोलने के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि दोनों साथ में रह नहीं सकते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आते हैं, तेज बहादुर सप्रू के रिश्तेदार
मोहम्मद इकबाल, कश्मीरी ब्राह्मण थे, हिंदू ब्राह्मण थे, कन्वर्ट हुए थे और ऐसा कन्वर्ट हुए कि सीधे पाकिस्तान की मांग का विचार दे दिए। सबसे पहले जो बीज बोया था पाकिस्तान का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, के रचयिता मोहम्मद इकबाल थे, जो कि एक कश्मीरी हिंदू पंडित थे और तेज बहादुर सप्रू के रिश्तेदार थे। तो बड़ा अजीब लगता है। फिर उसके बाद आए रहमत अली चौधरी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। इन्होंने नाम दिया था पाकिस्तान, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, ठीक है, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध और इस्तान फॉर बलूचिस्तान, और आगे संभव हुआ तो पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान। ये आ गए आपका तीसरे नंबर के। चौथे नंबर पे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इनके भी पूर्वज हिंदू थे, मोहम्मद अली जिन्ना के। और सबसे बड़ी बात कि खुद शादी किए थे एक पारसी स्त्री से, बेटी हुई, बेटी को प्रेम हो गया एक पारसी युवक से। तो बेटी को बोले तुमको इस पूरे दुनिया में यही पारसी मिला था? बेटी ने पढ़कर जवाब दिया, आपको पूरी दुनिया में केवल मेरी पारसी मां मिली थी। खुद शिया मुस्लिम थे और उन्होंने एक सुन्नी इस्लामिक मुल्क को जन्म दिया। ईश्वर ने उनको गले का कैंसर दिया, और थोड़ा पहले दे दिया होता तो पाकिस्तान वाला मामला थोड़ा अटक जाता। लेकिन खैर जो भी हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे देने वाले जिन्ना, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को दिया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डीएडी। यही कारण था कि दुखी होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अब आप विभाजन चाहते हैं नहीं, हम विभाजन चाहते हैं, निकलिए यहां से। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो ऐसे ही यही स्थान मिलने के बाद ये समझ गए कि अब यहां से निकल लेने में ही भलाई है। 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के, काउंसिल चैम्बर जो संविधान जहां पे संसद है उसका चैम्बर का पुस्तकालय भवन में, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा को सभा का अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी टेम्पररी अध्यक्ष। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग काम करे पहले दिन से। हाँ देखो, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित, ये पहले ही से टंहिया रहा था। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया था। 10 लाख की आबादी पर एक स्थान। बाद में जब हम लोग अपना, जैसे उस समय भारत की, पूरे संयुक्त भारत की आबादी जो थी वो 38 करोड़ 90 लाख के आसपास थी, समझ आ गया। इसीलिए सीटों की संख्या कितनी रखी गई थी? 380, क्योंकि भारत की जनसंख्या तब 38 करोड़ से ज्यादा थी और अंग्रेज थे 12 लाख, और वो हमको मार के 190 साल से यहां रह रहे थे। आप इसे समझ लीजिए कि हम लोग कितने महान क्षेत्र के वासी हैं। 39 करोड़ एक तरफ और दूसरी तरफ मात्र 12 लाख अंग्रेज कैसे शासन कर गए हम पर। इसका मतलब है कि हमारे आपके बीच में कई गद्दार बैठे हुए थे, देख ही रहे थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जानबूझ करके उन्होंने क्या किया, मुस्लिम, सिख और देखो, और तब से लेकर आज तक ही साधारण ही है गया। अब थोड़ा सा चेंज हुआ तो दिक्कत हो रही है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, संविधान सभा को संचालित करने के लिए संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग संविधान सभा को
हाँकेगा कौन, आगे कौन ले जाएगा, उसके जो स्टीयरिंग यानी संचालन समिति थी, डेट वाज अंडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो देखिएगा, एक संघीय संधान समिति और एक संघीय वाला के हो गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो यूनियन के लिए था और जो प्रोविंसेस के लिए था वो सरदार वल्लभ भाई। इसीलिए प्रोविंसेस को, इसमें क्या था कि जो केंद्र सरकार से रिलेटेड चीजों को जवाहरलाल नेहरू जी देखेंगे और प्रांतों को वाले मैटर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए ये लीड लिए फिर। ठीक है, ये देश का दुर्भाग्य था कि ये 1950 में ही मतलब मृत्यु हो गई इनकी, ये दुर्भाग्य था देश का। प्रारूप समिति, इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी होता है कि आप कोई भी काम बना रहे हो तो उसका प्रारूप तैयार करना। ड्राफ्टिंग कमेटी का मूल ड्राफ्ट बी आर अम्बेडकर साहब अध्यक्ष भले थे, लेकिन बी एन राव तेलुगु ब्राह्मण थे। बी एन राव, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हमको स्पष्ट बोलनी पड़ जाती हैं कभी कभी, यद्यपि हम ब्राह्मण नहीं हैं। बी एन राव, उन्होंने इस संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया था और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, सारा कुछ तैयार करने वाले, जिनको संवैधानिक सलाहकार का दर्जा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर डॉक्टर बी एन राव। अब देखो, संघ शक्ति समिति, याद रखना, संघीय संविधान और संघ शक्ति। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एक, दो, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति, ट्राइबल्स के लिए और जो बहिष्कृत क्षेत्रों, इन सबके लिए सलाहकार समिति जो गठित थी, उससे कौन अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार के लिए जो उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और जो अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। हरिशंकर मुखर्जी नहीं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो कि ईसाई थे, हिंदू से ईसाई बने थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष बने थे आचार्य जेबी कृपलानी। एग्जाम में कभी पूछो देगा कि इनके आगे क्या लगता है? आचार्य। जब पूछा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति, बंगाली ब्राह्मण थे, मुखोपाध्याय थे, कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन हो गए थे। एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, स्टाइल में लिखते थे कुमार को सी से, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो पहले हमको डाउट हुआ था कि इनको कैसे बना दिया गया, बाद में जब पता चला कि ईसाई बने थे और इन्हीं को फिर बनाया गया था। और ये कहीं से भी हरिश्चंद्र मुखर्जी नहीं थे, हरिश्चंद्र मैगजीन वाले, ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, कन्वर्टेड ईसाई। ठीक है, उप समिति के। और दोनों का मिला के अध्यक्ष कौन थे?
सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी, राजेंद्र बाबू परमानेंट अध्यक्ष हुए और उपाध्यक्ष में एक नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, याद रखिएगा, इनको उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। राष्ट्रध्वज समिति संबंधी तदर्थ समिति, तदर्थ समझ रहे हैं यहां पे, तदर्थ जो है इट मींस एडहॉक। एडहॉक होता है किसी विशेष काम के लिए बना रहता है, राष्ट्रीय ध्वज के लिए बना हुआ था, ध्वज के बनते ही उसको भंग कर दिया गया था, इसलिए कहते हैं एडहॉक। कहते हैं ना कि एडहॉक पर बहाल किया गया है इनको, क्लास खत्म होते ही प्रोफेसर साहब को कहा आप घर जाइए। एडहॉक पे, परमानेंट और एडहॉक में ही अंतर होता है। एडहॉक तदर्थ समिति, राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे लोग इसी को गलती में जेबी कृपलानी बोलते हैं, नहीं, ध्वज वाला जो है वो तदर्थ समिति, हम बार बार बताते हैं, अब बार बार सब स्टूडेंट गलती करते हैं, कहेंगे जेबी कृपलानी, नहीं, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड इट वाज नॉट जेबी कृपलानी। प्रक्रिया नियम, ठीक है, जो कोड ऑफ कंडक्ट जो चलता है, प्रोसीजर, उसके भी डॉक्टर, तो जवाहरलाल नेहरू 1 2, वल्लभ भाई पटेल 1 2, राजेंद्र बाबू 1 एंड, ठीक है, 1 2 एंड एगो, हाँ यहाँ 3। और जो सबसे महत्वपूर्ण थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। हाँ, उनका रोल था कि जब वाद विवाद हो रहा था तो अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखते थे। हजारों पुस्तकों के लेखक मैंने पढ़े थे, हम आउटलुक में पढ़े थे 30,000, इस स्टूडेंट ने हमको कहा था कि नहीं सर 54,000 या 52,000 जो भी, अपने जीवन में उन्होंने उतनी पुस्तकें पढ़ रही थी। डबल पीएचडी थे डॉक्टर साहब, डबल पीएचडी थे, ठीक। और अपने हिसाब से देखो आइए गया, अच्छा, मौलिक अधिकार इतना मैंने तुम क्या कर दिए, हम देखे ही नहीं थे इधर। जेबी कृपलानी, उसके बाद एचसी मुखर्जी, चलो अच्छा हुआ कम से कम ये समझा दिए, नहीं तो कहेंगे लोग कि एचसी मुखर्जी कहां से बन गए अल्पसंख्यक समिति के, इसलिए कि ये क्या बन गए थे, क्रिश्चियन थे, और यही कारण था कि माइनॉरिटी इनको बना के कर दिया गया। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर बाकी सबके लिए किसको बनाया गया था, गोपीनाथ बारदोलोई, असम के मुख्यमंत्री, और वहां के हवाई अड्डे का नाम जो है गुवाहाटी का किसके नाम पर है, गोपीनाथ बारदोलोई के, ग से गुवाहाटी, ग से गोपीनाथ बारदोलोई, गुवाहाटी हवाई अड्डा का नाम इन्हीं के नाम पे है, गोपीनाथ बारदोलोई। असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा छोड़े और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, ठीक है, के लिए उप समिति, इतना नहीं, एवी ठक्कर, ठीक है, एवी ठक्कर, ये महाराष्ट्र से थे। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति पाकिस्तान में हो गया, शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। कारण था उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति, इसमें थे खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, खुदाई खिदमतगार वाले खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, एक देशभक्त भारतीय, ठीक है, जिनके लिए दिल से रिस्पेक्ट उठता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सैल्यूट है। जब उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को पाकिस्तान में डाल दिया गया तो वहां के जो पख्तून मुसलमान थे वो एकदम चिढ़ गए थे, उन्होंने कहा कि हमको चाहिए भारत में, हिंदुस्तान में रहना है, हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है। और जब कांग्रेस भी मौन हो गई, अपना अपना समझ ही रहे हैं, एक उधर प्रधानमंत्री एक उधर राष्ट्रपति, तो वैसी स्थिति में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा, सीमांत गांधी ने, फ्रंटियर गांधी ने, कि आप लोगों ने हमें भेड़ियों के समक्ष खुला छोड़ दिया। और एक ही दिन में पाकिस्तानी सेना ने 600 से 700 मुसलमानों को मार डाला जो NWFP के लिए लड़ रहे थे, एक ही दिन में ठंडा कर दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान को पकड़ के जेल में डाल दिया गया।
आगे चल के भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया था। एकदम लंबे थे, 6.5 फुट के आसपास के, और गांधीवादी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र क्षेत्र पाकिस्तान का जो भारत से अलग होना नहीं चाहता था। ठीक है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सिख, मुस्लिम और साधारण के आधार पर किया गया था, जनरल। यही कारण है कि बाकी लोग जब भी अपने धर्मों की बात करते हैं तो वो सेकुलर होते हैं, लेकिन अगर साधारण अगर अपने धर्म की बात करता है तो तुरंत उस पर सामुदायिक का ठप्पा लग जाता है। ऐसा आपका डेवलपमेंट किया गया है दिमाग में। तो कई सारी चीजें हैं, और यही कारण है कि अब वो रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार का डेवलपमेंट हम लोग नहीं चाहे थे, तो कुछ चीजें जैसे अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व 79 तक यूपीएससी में अंग्रेजी को रखा गया था। वो भला हो कि देश में पहली बार मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बनकर आए और उन्हें यूपीएससी में अंग्रेजी भाषा के एक छत्र राज को तोड़ा, और नहीं तो न जाने वो कितने साल तक चलता रहता। और आज भी देखिए तो जो एक बना हुआ है उसका एक सुप्रीमेसी जो सर्वोच्चता बनी हुई है, आज भी वो विद्यमान है। तो कोई भी देश विदेशी भाषा को अपना करके बहुत आगे बढ़ नहीं सकता, इतना याद रखिए। देश हो सकता है बढ़े, लेकिन देश के नागरिक नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो अपनी मातृभाषा में होती है। साइंटिफिकली कहा जाता है कि जब आप विदेशी भाषा को अपना आधार बनाते हैं तो आप अपने जीवन के बहुमूल्य 6 साल गंवा देते हैं, क्योंकि आपको 6 साल लग जाता है उस विदेशी भाषा को आत्मसात करने में। ठीक है। क्या दिया इन लोगों ने, इसको सोचने समझने की जरूरत है। भले अभी कंधा फड़का के अब ऐसे खींच खींच के जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो इनको हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व देख लीजिए भैया, आइए देखा जाए। वाह, हिंदू 163, मुस्लिम 80, मुस्लिम लीग 73 जीती थी। कुछ मुस्लिम साधारण से भी आए थे, जनरल से। शेड्यूल कास्ट 31, इंडियन ईसाई 6, पारसी 3, एंग्लो इंडियन 3, सिख 4, और पिछड़ी जातियां जो है जनजातियां, सॉरी एसटी 6, पिछड़ी जनजातियां एसटी, ये याद रखिए। 296 में हिंदू कितने थे? शब्द का प्रयोग देख लीजिए, पिछड़ी जनजातियां देख लीजिए, ठीक है, अनुसूचित जाति देख लीजिए, प्रयोग देखिए। वैसा माना गया था कि ये हिंदू नहीं थे। तो हर तरह से कोशिश की गई कि इनको दबा दिया, ना वो दिखाया जाए कि हाँ देखो तुम कैसे अलग हो। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनमें जो अंग्रेज यहाँ भारतीयों से शादी किया था, उनके जो बच्चे होते हैं उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो एंग्लिकन जो होता है वो एक अंग्रेजों की जनजाति थी, ट्राइब, वहां भी आदिवासी होते थे, और वो उन्हीं से अंग्रेजी भाषा इंग्लिश निकला। एंग्लिकन एक तरह का जर्मन ट्राइब था। अंग्रेजों का मूल जो है जर्मन ही है, वो मूल रूप से जर्मनी वाले ही हैं, लेकिन वो बसे वहां, और 5वीं शताब्दी में इन्होंने अंग्रेजी भाषा को जन्म दिया था, जो धीरे धीरे डेवलप होते चली गई 3 चरणों में, इसलिए एंग्लो इंडियन। हाँ, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है, नाम देखिएगा। मद्रास से अम्मू स्वामीनाथन, त्रावणकोर और कोच्चि यूनियन से एनी मैस्करीन, नाम देख लीजिए सबका। संयुक्त प्रांत यूपी बेगम एजाज रसूल, मद्रास से सामान्य मतलब समझ आ रहा है, हिंदू। दक्षिणी देहरादून जी दुर्गाबाई, बॉम्बे से हंसा मेहता, यूपी सामान्य कमला चौधरी, लीला रे, ये सब देखो। मालती चौधरी वही प्रांतीय उत्कल सभा वाली, प्रांतीय उत्कल सभा की थी मालती चौधरी। पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, देखो पश्चिम बंगाल से लीला रे या फिर रेणुका रे। रे ये वाला रे, जो सत्यजीत रे वाला रे नहीं है, वही। बिहार से देखिए
सरोजिनी नायडू बंगाल की थी मूल रूप से, ठीक है। सरोजिनी नायडू बंगाल से थी। उनको उनके फैमिली, उनके पापा रहते थे हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश, जो उस समय मद्रास में था, और वहीं पर उनको एक जो नायडू जी थे उनसे प्रेम हुआ था। तो ये बंगाली ब्राह्मण परिवार से थी, और नायडू से शादी करने के बाद ये इनका टाइटल चेंज हो गया, क्या हो गया था, सरोजिनी नायडू। और वो उस बार बिहार से चुनी गई थी विधानसभा में। बिहार विधानसभा के जो लोग थे, मेंबर्स थे, उन्होंने इनको चुनकर भेजा था वहां विधानसभा में। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बरार, बरार आज का नागपुर जो कि महाराष्ट्र में चला गया, उस समय मध्य प्रांत एमपी में था। यूपी से, यूपी की पहले मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी, और राजकुमारी अमृत कौर भारत की स्वास्थ्य मंत्री आगे चल के, और ठीक है, केंद्रीय मंत्री। जवाहरलाल नेहरू जी की बहन, सगी बहन विजयलक्ष्मी पंडित, यूपी से। तो बिहार से कौन हुई, इसको ध्यान में रखिएगा आगे के लिए। आगे के एग्जाम में हो जाए, दरोगा मेंस में, किसी भी में पूछ दे कि बताओ संविधान सभा में बिहार से महिला सदस्य कौन थी। तो एक हासिल हुआ कि छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है, याद रखिएगा। बाकी नाम मत याद रखना, ये सब नाम जो है ये सब ऐसे ही है। ये नहीं कि पागल की तरफ 15 रट्टा मारने लगना, इसमें ही थी। 15 से पूछता है, और हो सकता है कि भविष्य में पूछे कि बिहार से कौन थी सरोजिनी नायडू। 9 दिसंबर के बाद, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अच्छा देखो, इसमें दिख किया है। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया था। इसके पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे उपाध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। 1 जनवरी में चुने गए थे, दूसरे जुलाई में। हमको उसमें दूसरे का नाम ही नहीं याद आ रहा था, इसलिए हम बोल नहीं रहे थे, कि गलत बोलने से बेहतर है कि शांत रहा जाए। तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, इसको याद रखिएगा, 2 लोग थे। 1 जनवरी 47 में और दूसरे जुलाई 47 में। कार्रवाई शुरू हुई 13 दिसंबर को, जब आया उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यही आगे चल करके उद्देशिका यानी प्रस्तावना का आधार बना। प्रियम्बल, इसको रखिए। आगे चल के यही उद्देशिका या प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य से उद्देशिका, प्रस्ताव से प्रस्तावना, देख लीजिए ऊपर, ठीक है। यही इसका आधार बना। एग्जाम में पूछता है कि ये बताओ कि उद्देशिका का आधार क्या था, तो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम लोग रेसोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब हुई, याद रखिए, इस डेट को एग्जाम में पूछता है। संविधान सभा ने सुधार निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। वार्ता संघ संविधान समिति जो नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल जी, संघ शक्ति समिति नेहरू जी, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। तो किसने अनेक उप समितियां नियुक्त की। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव की जब स्वीकृति हो गई कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम भारत के लोग, उसमें कहा था ना हिंदी में एतद द्वारा, एतद द्वारा, इसका मतलब क्या होता है एतद द्वारा, कौन बताएगा आप में से। प्रस्तावना में एक शब्द आता है लिखा हुआ, जैसे कि आप लोग हिंदी से हैं, एतद द्वारा, इसको क्या कहते हैं, हैं? एग्जैक्ट मीनिंग पता है किसी को, मास्टर साहब? चलिए ठीक है, आज जान जाइए। हियर बाई, एतद द्वारा, ठीक है। कहते ना लोग कि हियर बाई, बस यही इसका मीनिंग है। हाँ,
कि हियर बाई, अतः, इस टाइप से नहीं होता है, अतः हियर बाई, मतलब इसलिए एतद द्वारा। कभी भी एग्जाम में भी पूछ दे, मान लो बिहार एसएससी हुआ, कुछ भी हुआ, और कभी आ ही जाए, जैसे दरोगा में भी कैसे इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा था, याद है? मान लीजिए कि पूछ ही दे कि बताओ एतद द्वारा को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, देयर बाई, हियर बाई, समझ रहा है? तो आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग कहिएगा अरे यार ठीक है बता दिया, तो हियर बाई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखो यहां मतलब पढ़ने से फायदा क्या होता है कि इस तरह की चीजें धीरे धीरे हम धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, बताते चले जाते हैं, जो आपको कहीं वैसे अलग से मिलेगा नहीं। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए कि एतद द्वारा बताइए ना क्या होता है बुखारे लग जाएगा ये सच्चाई है। अभी हम पूछे ना सबसे, प्रस्तावना को तो कई बार रट गए होंगे सब, लेकिन क्या कभी सोचा कि एतद द्वारा का मतलब क्या होता है? वही क्यूरियोसिटी जगानी है कि सोचो। किसी टीचर से आप पूछ जाएगा कि सर आप बहुत बड़े मास्टर हैं, बताइए तो एतद द्वारा का मतलब क्या होता है? उसे अंग्रेजी बताइए, पहले इंग्लिश का टीचर है, बताइए तो। हियर भाई 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, अच्छा ये तो हो ही गया था हम लोग का, देखो BN राव RAU लिखते थे वो, द्वारा तैयार किए गए, देखो संविधान, वाह ये अच्छी बात लिखा है, ये आई वॉज लुकिंग आफ्टर दिस लाइन। कौन तैयार किया, कौन तैयार किया संविधान का प्रारूप? संविधान के निर्माता कौन हुए? समझ गया? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, खैर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा कब कोई एक संकल्प करना, रेजोल्यूशन, वादा वचन नहीं, रेजोल्यूशन पारित करके ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया, और उसके अध्यक्ष रूप में किसको चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। इसके समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक है। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव, मुस्लिम मेंबर थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और बाकी सब कृष्ण भगवान थे। कृष्ण वाला नाम था सबका, श्री कृष्ण वाला। जो नहीं थे वो या तो बीमार पड़ के बाहर हो गए, और नहीं तो उनकी मृत्यु हो गई। बात है समझ में? तो अध्यक्ष जी और मुस्लिम सदस्य को छोड़ के जो बाकी 5 थे वही रहे जिनका नाम कैसे भी करके कृष्ण भगवान से मिल रहा था। जैसे आइए हम लोग देखते हैं, एन गोपाल, गोपाल का मतलब कृष्ण भगवान। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्ण भगवान। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी कन्हैया, ठीक है। डीपी खेतान, यहां पे कृष्ण भगवान दिख रहे हैं कहीं? 1948 में इनकी, अच्छा ये यहां देखिए माधव, ये तो छुट्टी गए थे, एन सादुल्ला जी आ गए थे बीच में, तो माधव, एन माधव राव किसके स्थान पर? BL मित्र में कहीं भी कृष्ण भगवान का नाम था, बीमार होने का हट गए। डीपी खेतान, ठीक है, खेताएं मतलब, तो कौन बने? TT कृष्णाचार्य। तो 5 के नाम में जो है 3 वही बचे जो कृष्ण भगवान के नाम से थे, 2 एक को बीमार होने के चलते हटना पड़ा, ठीक है। जो बीमार पड़े वो BL मित्र थे, आज जिन खेत आए वो DP खेतान थे। उनके जगह कृष्णा जी आए और इनके जगह एन माधव आए। याद रखिएगा कि 5 वही टीके जिनके नाम में कहीं ना कहीं कृष्ण या उनका पर्यायवाची था। याद रखने के लिए कभी भी आएगा कि कौन ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य नहीं थे, तो जोड़ लीजिएगा कि जिसमें कृष्ण भगवान नहीं दिखे वो नहीं थे, ठीक है। अब याद रहेगा। चलो, संविधान सभा में अंबेडकर जी का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ।
और देश बड़ा के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था, याद रखिएगा, बंगाल और बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंबेडकर जी को हरवाने की पूरी कोशिश की थी, हारे भी थे एक जगह से कांग्रेस के कारण। तो आज जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आपकी पार्टी इनको हरवा क्यों रही थी, और आप इनके तुलना में बाबू जगजीवन राम को क्यों बार बार सामने ला रहे थे। इनसे पूछना चाहिए, देश को इनसे पूछना चाहिए कि आप जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनको लेके 14 अप्रैल को क्यों हरवा रही थी आपकी पार्टी, पहले वाली पार्टी। उसके बाद क्यों नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद इन्होंने गुस्से में आकर इस्तीफा दिया था, यह भी पूछा जाना चाहिए। और इनकी जो पुस्तक है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसको भारतीय जनमानस को पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूल पुस्तक है। हम अवश्य चाहेंगे कि आप सभी लोग इसको पढ़िए एक बार अपने जीवन में, कई चीजें चक्षु ज्ञान खुल जाएगा अम्बेडकर साहब की पुस्तक पढ़ने। यही कारण है कि आई लव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार और भारत के संविधान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। मेन आर्किटेक्ट, देखो जहां BN राव के बारे में बोलना था हम बोले हैं, क्योंकि ड्राफ्ट वो तैयार किए थे, तो हम बेईमानी नहीं होने देंगे भैया। जहां अंबेडकर साहब के बारे में बोलना है वहां हम पक्ष मजबूती से रखे हैं, जो जिसका मजबूत पक्ष हम रखते हैं। अब आप अलग बात है कि आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन हम अन्याय किसी के साथ होने नहीं देते हैं। जहां BN राव को उनका मिलना चाहिए हिस्सा, वो मिलना, क्रेडिट मिलना चाहिए। मेहनत किया था आदमी। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया था, 6 माह से भी कम समय का। इस दौरान उसी कुल कितने बैठकें हुई, ये सब देख याद रखिएगा। 141 इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान, जिसने मनों को बांट दिया, माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1947 की योजना। माउंट और भी था इसका नाम, माउंटबेटन, डिक्की बर्ड प्लान, बाल्कन प्लान, माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1947। ठीक है, और भी था, अभी हम कुछ याद नहीं, थोड़ा हल्का सिर दर्द कर रहा है, नहीं तो हम अभी थोड़ा सा कंप्यूटर की क्षमता थोड़ी कम हो गई है। तो देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी नियत की गई, 324, लेकिन असल में चुनाव हुआ तो घट के 299 हो गया था, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। बढ़े, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम, इसको कहते हैं इंतरिम कैबिनेट, याद रखिएगा। मूल संविधान में हमने कैबिनेट नाम नहीं रखा था, इंतरिम कैबिनेट। इंतरिम या अंतरिम का मतलब होता है जब तक कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक चलाए जाने वाली व्यवस्था को अंतरिम कहा जाता है। आपसे कोई सीधे पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम या अंतरिम क्या होता है, तो जब तक कोई अस्थायी व्यवस्था, परमानेंट व्यवस्था ना आ जाए तब तक व्यवस्था को देखने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे हम अंतरिम व्यवस्था कहते हैं। भाई अभी काम चलाओ व्यवस्था कर दीजिए। तो जो काम चलाओ सरकार थी, इसके अध्यक्ष जो हुए वो हुए, कौन हुए इसके अध्यक्ष? अंतरिम मंत्रिमंडल का मुखिया कौन था?
कौन बोला? माउंटबेटन के पहले कौन था? लॉर्ड वावेल। लॉर्ड वावेल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, लॉर्ड वावेल इसके अध्यक्ष थे। इसलिए हम पूछे, इसलिए कहा जाता है कि ध्यान से सुनने का, क्योंकि ये क्या थे, देखिए जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष लॉर्ड वावेल थे। ठीक है, इसके अलावा इनके पास क्या था? इसके अलावा इनके पास राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ था। कॉमनवेल्थ कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि जितने भी लोग गुलाम रहे हमारे, क्यों ना, अब जब पता है कि आगे कंटिन्यू नहीं किया सकता है तो किसी अच्छे मोड़ पर लाके छोड़ा जाए। रिश्तों को खराब करने से बेहतर है, जब साथ छूट ही रहा है, अब कभी मुलाकात हो या ना हो, तो लड़ने से बेहतर है कि चलो अच्छे से हम लोग जुदा हुआ जाए। और अंग्रेजों ने सुझाव दिया कि चलो कॉमनवेल्थ बनाते हैं और हम लोग कॉमनवेल्थ में रहा जाएगा, और मन में कटुता नहीं रखी जाएगी कि तुम कभी हमारे गुलाम थे। और इसको एक निर्णायक अच्छा मोड़ दिया गया कॉमनवेल्थ के नाम पर। ब्रिटेन की जो महारानी थी वो बनी सांकेतिक हेड, जो कि केवल नाम की सांकेतिक थी वहां, और कहा गया कि जब आपका मन करेगा आप यहां से भी जा सकते हैं। कहने का मतलब कि मोबाइल फोन से आप नंबर भी हमारा डिलीट कर कि आप कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, नहीं तो तब तक रखे रहिएगा अगर मन करेगा तो। ठीक है, मेरा बैगवा में वो डिस्प्लिन पड़ा होगा, ले आएगा तो पानी के साथ तो ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि आज दोपहर में गए थे वहां बाजार से पढ़ाने के लिए, और ये उतर गया था हल्का सा, उसमें जो खुला खुला जाना पड़ता है तो लग गया, लगता है ठंडा, ये वाला पोर्शन क्या कर लगा, हल्का हल्का दर्द। इससे पहले कि मर्ज बढ़कर जो है डिस्टर्ब करे, उससे पहले ही इसको दबा दिया जाए। उठेगा ही नहीं, होगा ही नहीं कुछ। तो विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल, ये सब के अध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, इसको क्या कहा गया है? कार्यकारी परिषद। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित हुआ था 1946। कब गठित हुआ था? 2 सितंबर 1946। वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय मिला था। सूचना और प्रसारण, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बलदेव सिंह, रक्षा। जॉन मथाई, इंडस्ट्री एंड सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है? मथाई, इंडस्ट्री एंड सप्लाई। तो जॉन मथाई, इंडस्ट्री एंड सप्लाई। शिक्षा, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, शिक्षा, सी राजगोपालचारी, शिक्षा। सी एच भाभा, सी एच भाभा, एच। कार्य, खान और बंदरगाह, सी एच भाभा। एटॉमिक एनर्जी, वाह, भाभा से याद है बार्क, भाभा एटॉमिक, ठीक है। कार्य, खान और बंदरगाह, ये भाभा जी का याद है, सी एच भाभा। कार्य, कार्य, कार्य को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, वर्क एनर्जी। कोई बात नहीं, माइंस और बंदरगाह, चलो
राजेंद्र प्रसाद खाद, प्रसाद खाद, राजेंद्र प्रसाद खाद। कृषि हो ही गए, खाद है तो कृषि। आसफ अले रेलवे, रेलवे नहीं होता है, अले 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 मिला बाबू थाना थाया, ठीक है। तो सॉरी, लेकिन याद दिलाने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब हमेशा याद रहेगा कि आसफ अली, लेकिन हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आसफ अले रेले रेलवे। अब क्लियर हुआ? चलिए, जगजीवन राम श्राम, जगजीवन राम श्राम, श्रम, ठीक है। तो ये चीज रहा, ले आइए। शर्माना क्या है इसमें? आइए मोहन बाबू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा मुझे दवा दी गई और हम खाएंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, समझ आ रहा है? याद करने का तरीका ठीक है। इंडस्ट्री एंड सप्लाई जॉन मथाई, देखो दवाई खा के भी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सब महान मां कहती है नीचे गिरे हुए चीजों को उठा कर नहीं खाना चाहिए, सॉरी। मोहन जी पहले नहीं बताए, घोर के पीते, लेकिन अब खत्म हो गया खेला, हो जाता है काम मेरा। आसफ अली रेलवे, ठीक है, और जगजीवन राम श्रम। एक वो जो भाभा जी का था, ये हम, हाँ, इसको कैसे हम तैयार किए थे हमको याद नहीं है, लेकिन ठीक है चलो अभी याद कर देख लो। सी राजगोपालचारी, सी शिक्षा, ये रहेगा ना। अब आ जाते हैं नीचे हम लोग थोड़ा सा, ये है मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य। चलिए, वो सबसे कहते हैं कि एक के बार मिलाते हैं और सब उड़ जाता है, इसलिए मैं पहले मिटा देता हूं। कुछ कुछ बेसिक चीज पकड़ लिए हैं यहाँ। इसके अध्यक्ष कौन थे? वावेल थे, 2 सितंबर को हुआ था गठित। और इंडस्ट्री एंड सप्लाई मथाई। अब देखिए, अब ठीक है। लियाकत वित्त, कत वित्त, लियाकत वित्त। आई चुंदरीगढ़ कॉमर्स, सी फॉर कॉमर्स, सी फॉर चुंदरीगढ़, सी फॉर चुंदरीगढ़, सी फॉर कॉमर्स, याद रहेगा। लियाकत वित्त। अब्दुल रब नस्तार संचार, अब्दुल रब नस्तार संचार, ठीक है। जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, ये थे मुस्लिम लीग के हिंदू मेंबर। और जब इनकी भी बात कर ली जाए, जोगेंद्र जी की, जोगेंद्र नाथ मंडल जब पाकिस्तान अलग हो रहा था हिंदुस्तान से, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रहेंगे हिंदुस्तान के साथ, हम जाएंगे पाकिस्तान। तो कौन? अच्छा, हाँ, इनको बनाया गया था कानून मंत्री। अंबेडकर जी नहीं बने थे, जोगेंद्र बाबू बने थे। आज जब पाकिस्तान बना तो कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा पाकिस्तान, क्योंकि वहां मेरे समुदाय के 17% लोग हैं। बांग्लादेश साइड से थे, चटगांव के थे, उधर वाले पाकिस्तान के नहीं थे, इधर वाले के थे। कहा कि नहीं, हमारे लोग वहां हैं 17%, हम रहेंगे। 1.5-2 साल रहे। उसके बाद एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। चौबे जी गए थे 26 जी बनने, और दुबे जी बन के आए, ये भी एक कहावत है। तो जोगेंद्र मंडल पे लागू हो गया। 2 साल के बाद ऐसा पता नहीं वहां कौन बेड़नी काट ली इनको, कि भागते हुए वापस आ गए। जो नेता बनने का शौक चलाया था इनका, मुस्लिम लीग का, इनको समझ में आ गया। लेकिन जब सही उचित मौके पर जब आपने लोहे पर चोट नहीं की, तो आपकी जगह कोई और ले लेता है, इतना याद रखना।
सिद्धू नाराज हुए, सौरभ गांगुली आ गए। सौरभ गांगुली ने कभी जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में खेलते हुए कहा था धोनी को देख करके, अच्छा खेलता है, कंटिन्यू रखा तो इंडियन टीम में आएगा। काश उस समय सोच रहे होते कि एक दिन कप्तान से हमको यही हटाएगा। नहीं उगाता है यूट्यूब पे। अच्छा तो तुम ऐसा कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हो? देखिएगा, एक आते हैं, नाम हम भूल रहे हैं उनका, उनका बहुत हिट हो रहा है आजकल। तो मतलब एक यूट्यूब पर ये सब पर आता है, रील आता है, तो उसमें वो खूब बढ़िया मीम बना बना के डालते रहते हैं पॉलिटिक्स पे, पॉलिटी पे। जोगेंद्रनाथ मंडल जी आए लौट करके, तब तक इनकी जगह ले ली थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। 1964 का शायद साल था या 65, जो भी रहा होगा, कलकत्ता में मृत्यु हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। यही होता है कि जब आप एक बार मौका गंवा देते हैं ना, इसे कहा जाता है कि अवसर को भुनाना सीखो। अवसर बार बार नहीं आता। गजंतर अली खां, गज का मतलब होता है हाथी, हाथी का स्वास्थ्य कैसा होता है? मस्त। गजंतर अली खां स्वास्थ्य, याद रहेगा, याद रखिएगा। आज जोगेंद्रनाथ मंडल की कहानी सुना दी है, विधि मंत्रालय याद रहेगा। क्लियर? बाकी सब मंत्रिमंडल हमको लगता है याद रहेगा आपसे। लियाकत, वित्त, नस्तार, संचार, रेलवे, आलय। हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन, देखो वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन, वल्लभ भाई पटेल का 1947 को किया गया, और 31 नवंबर 1947 को संविधान सभा कुल संख्या कितनी थी? कितना रखा गया था? 324। 25 और कम हो गए थे, घट के कितना हो गए थे? 229 प्रांतों में और देशी राष्ट्रों में 70। याद रखिएगा। प्रारूप समिति ने संविधान के ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। ये सब डेट याद रखिएगा, ये सब नया नया है, निकल के आ जाएगा तुरंत इस बार, फिर मत कहिएगा याद नहीं रहा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना। सब जबरदस्ती रटवा देंगे और कुछ ना कुछ बताते भी जाएंगे। जैसे अभी अंतरिम मंत्रिमंडल बताए हैं ना, तो हमको लगता है कि आप लोग लंबे समय तक उसको याद रखेंगे, ऑप्शन मिल जाएगा तो। अंतरिम, इंटरिम, स्वतंत्रता के पहले क्या उपाध्यक्ष नेहरू जी थे, पंडित नेहरू। अब आइए, संविधान सभा में 3 वाचन हुआ, ठीक है। देखना, मैंने एक तरह से इसको जैसे टोटल होता है 11 सत्र, कहीं कहीं 12 सेशन दिया रहता है। 12वां एकदम लास्ट वाला था, जो 24 जनवरी के बाद वाला जो हुआ था 26 जनवरी को, इसलिए उसको 12वां कहा जाता है, नहीं तो इससे 11 सत्र हुआ था। वाचन का मतलब होता है ना, जब पढ़ा नहीं जाता है उसको वाचनालय नहीं बोलते हैं, वाचन। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वाचन को? बताओ। रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, कि जो दिया गया प्रथम प्रारूप कब से कब तक शुरू हुआ? 4 नवंबर से। यानी जब प्रारूप दे दिया गया तो उस पर रीडिंग शुरू हुआ कि पढ़ो, कि जो बन करके तैयार होकर आया उसको पढ़िएगा तब तो समझिएगा। तब पहला चला 4 नवंबर से 1948, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 दिन, कितने डेज? 6 डेज की रीडिंग। दूसरा वाचन शुरू हुआ 15 नवंबर 1948 से। देखो तुरंत शुरू हो गया, 6 दिन के बाद 1 साल तक, सबसे लंबा यही चला। दूसरा वाला 15 नवंबर से शुरू हुआ, 11 महीना 2 दिन चला दूसरा वाचन। देखिए लगभग 1 साल, नवंबर से चला तो अक्टूबर तक गया। तीसरा वाचन तुरंत हुआ 17, ये देखो 14 नवंबर तुरंत, और 26 नवंबर जो जिस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं।
14 नवंबर। थर्टीन डेज देख लीजिए, क्लियर हुआ दिमाग में। 48 से 49, 4 नवंबर से 9 नवंबर, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, और फिर 14 नवंबर से। और याद रखना, ये भी शुरुआत 4 नवंबर, ये 15 नवंबर, ये 14 नवंबर अगले साल, याद रहेगा। ठीक है। और सबसे 48, 48 और 49 तीनों शुरू हो रहा है नवंबर में, 4, 15 और 14, याद रखने के लिए ये याद रहेगा। 6 डेज, 11 मंथ्स 2 डेज एंड 13 डेज। इस समय अब देखो 299 से भी घट के कितने रह गए थे। जब बटा तरह कहा गया कि 324 रहेंगे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो 299 हुए। और जिस दिन हस्ताक्षर करना था 15 एब्सेंट थे, बीमार थे, मृत्यु हो गई, तमाम कारणों से हस्ताक्षर केवल 284 का हुआ। ठीक है। अब देखो ये स्वतंत्र भारत, अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को था, ये भी याद रखिएगा। 1946 में था वो। और ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। देख लीजिएगा, लोकसभा का गठन 1952 में हो रहा है, उसे 5 साल तक यही चला रहे हैं। समझ गया। 2 चीज डेट याद रखना, जब अंतरिम मंत्रिमंडल बना तो उसमें मुस्लिम लीग सरकार में आई थी, बाद में वो चले गए सब, क्योंकि लियाकत अली को बना था प्रधानमंत्री, मोहम्मद अली जिन्ना को हो गया था गले का कैंसर, और उनकी बेटी फातिमा जिन्ना लिखती हैं अपने आत्मकथा में कि जब पिताजी कैंसर के लास्ट स्टेज से जूझ रहे थे और गले के दर्द से परेशान थे, तो उस समय मांस नोचते समय लियाकत अली घर में मुस्कुरा रहे थे, देख रहे थे। ये ठीक वैसा ही दृश्य लग रहा था जैसे जब लेनिन की मृत्यु हो रही थी तो स्टालिन मुस्कुरा रहा था, और लेनिन समझ रहे थे कि ओह, ये किसको हमने अपना उत्तराधिकार सौंप दिया। लास्ट में लेनिन को इस बात का एहसास हुआ था कि हमने एक गलत आदमी के हाथ में सोवियत संघ की सत्ता सौंप दी है। दिक्कत थी, मोहम्मद अली जिन्ना कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि सारा पावर सीज कर लिया था लियाकत अली। अब पाकिस्तान का देखो, एक ऐसा देश बना जहां जब मन तब सेना बैंड बजा जाती है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की। भारत में एक ऐसी व्यवस्था, हम लोग ये यूज नहीं करेंगे सेना को हिम्मत नहीं है, सेना को हिम्मत बहुत है, लेकिन संस्कार ऐसे हैं वो सपने में भी नहीं सोच सकती है कि ऐसा कभी कुछ होगा। संस्कार इसी को कहते हैं। ठीक है। उधार की संस्कृति से देश नहीं बना करते हैं। इसलिए कहते हैं भारत को कि आप भी जितनी जल्दी अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाएं, राष्ट्रभाषा एक ऐसा डेवलप हो, हम लोग की हिंदी का विकास ऐसे हो जिसमें दक्षिण भारत के भी कुछ शब्दों को शामिल किया जाए। आई बात समझ में। हम पूछा जाता है अक्सर कि इसका विकल्प क्या है। दक्षिण भारतीय लोग अंग्रेजी को स्वीकार करते हैं, हिंदी को नहीं। क्यों ना हम एक ऐसी भाषा को जन्म दें जिसमें साउथ इंडिया के जो मेन भाषा शब्द हैं उनको हमारी राष्ट्रभाषा में सम्मिलित किया जाए। अन्ना बड़े भाई, बंगाली दादा, अरे समझ में। तो जब हम बच्चों को सिखाएंगे कि तमिल में वाटी जोड़ने में वो कहता है ओंगा पेरेन्ने, और वो बोलना सीखेगा, और जब लोग फ्लुएंटली हिंदी में यहां बोलने लगेंगे ओंगा पेरेन्ने भाई, ओ मेरा नाम कुमार प्रियांक है। एक बार डेहरी ओसों से हम जा रहे थे, हम लोग पटना आ रहे थे, हमको यहाँ दौड़ना था हम लोग के स्टेडियम में, रोहतास डिस्ट्रिक्ट चैंपियन और अंडर 12। क्योंकि हम तमिलनाडु वाले स्कूल में पढ़े हुए हैं, मतलब हमारे टीचर सारे तमिलनाडु के थे, जेम्स स्कूल डेहरी में। तो हम लोग तमिल शब्दों को क्या हो गए थे, सीख लिए थे कुछ कुछ को। तो हम ये जान गए थे कि तुम्हारा नाम क्या है, वो कहते हैं ओंगे पेरेन्ने। बोध गया आ रहे थे तमिलनाडु से कई लोग, तमिलनाडु के कई हिंदू धर्मावलंबी गया पिंडदान के लिए आ रहे थे। सोचो कहां कहां से लोग आते हैं देश के अलग अलग कोनों में। और जब हम उनको बातचीत के क्रम में समझ गए कि ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम, तो कहा तमिलनाडु। हम कहो, अब हम बच्चा मजाक में पूछे ओंगा पेरेन्ने, अब हाँ 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 तमिल,
बिहारी, हम तो नॉट तमिल, आओ अंगन, हाँ आया, हाँ। हम कहे कि बस एक को आइंदा था हमको, आओ नहीं आता है। तो आया, अरे बाप रे, बख्श दे भाई, गलती हो गई हमरा से, अब हम ना बोलब दोबारा। तो और वो लोग इतना खुश हो गए कि मतलब बिहार में हम लोग को एक तमिलियन मिल गया हम लोग को। अब भगवान सकलो सूरत, मतलब तो जो है भगवान, आई एम नॉट धनुष, आई एम तीर, तो कहे कि लीव मी। तब जाके अब वापस आते हैं स्वतः। तो ये सब बचपन की कुछ कुछ यादें हैं जो अभी भी हमको आता है, तो हमको तो, लेकिन मन में लगता है कि देखो यार, तमिलनाडु के हैं, अब पिंड दान करने के लिए कहाँ आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। तो हमारे देश में जो विविधता में जो एकता है, अगर तमिल और हिंदी विविधता है तो गया में पिंड दान करना एकता है, इसको याद रखिएगा, ये हमारी खूबसूरती है। तो अगर आपको लगता है कि भाषाओं की विविधता बांट रही है देश को, हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको जोड़ रही हैं, यही हमारी खूबसूरती है। तो क्यों नहीं तमिल भाषा को भी सीखा जाए, कुछ साउथ या कुछ लैंग्वेज को। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मुलायम सिंह यादव जी गए दक्षिण भारत, तमिलनाडु, वहां करुणानिधि जी उनका स्वागत किए, मतलब हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करुणानिधि जी ने इंग्लिश में बोला, तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि आपको अंग्रेजी में नहीं बोलना था। करुणानिधि को गुस्सा आ गया, बोले तो क्या हिंदी में बोलना था? तो मुलायम जी कहा नहीं, तमिल में बोलना था। करुणानिधि जी पकड़ के मुलायम जी को, मुलायम सिंह यादव, समझ में आया, डिप्लोमेट, उनको पता था कि कहां क्या बोलना है। कहा कि आपको अंग्रेजी में नहीं बोलना था, आपको तमिल में बोलना था, समझ में आया। और उसके बाद करुणानिधि जी ने मुलायम जी को गले लगा लिया। तो देखो कि कितनी सही बात बोले, आप तमिल बोलिए, हम हिंदी, जो जहां है, और हम लोग मिल करके इसको डेवलप करें, तभी जाके राष्ट्रीय एकता। तो हम लोग को साउथ इंडियन भाषा से चिढ़ना नहीं है, और ना ही उनको हिंदी से चिढ़ना चाहिए, तभी हम लोग का राष्ट्र मजबूत होगा। क्योंकि आते तो है ना यहाँ। अब देखिए, अब थोड़ा सा चेंज हो गया हम लोग का, अब की बार में ये प्रधानमंत्रियों बन गए, राष्ट्रमंडल ये थे, अब विदेशी मंत्रालय मामला। अब की बार वैज्ञानिक शोध भी ले लिया अपने पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर बन गए। कौन? तो देश के पहले वैज्ञानिक मंत्री कौन हुए, याद रखिएगा। इनके पास गृह था ही, सूचना और प्रसारण था ही। अब की बार राज्यों के मामले भी, तभी ना सबको एक कर दिए। 3 साल के अंदर अंदर अपनी मृत्यु से पहले ये सारा काम। इसीलिए आज भी हम लोग के श्रद्धेय हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन लोग ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके बारे में हम एक शब्द भी किसी से खिलाफ नहीं सुन सकते, बाकी जिसको बोलना बोलते रहिए। राजेंद्र बाबू के पास अभी भी खाद था, प्रसाद खाद। ये 1950 24 जनवरी को राष्ट्रपति बनते हैं, शपथ लेते हैं। 3 साल तक ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि मंत्री थे। देखना अब ये प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और देश में गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन, और बाद में सी राजगोपाल, जो शिक्षा मंत्री थे। अब बनाया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री। देख लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। और इनकी आत्मकथा पढ़िएगा तो इनसे पटती नहीं थी इनकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ लिखे हैं अपनी आत्मकथा में। अफसोस कि तब तक पटेल जी जीवित नहीं थे इनकी बात का जवाब देने के लिए। यह हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, मक्का में इनका जन्म हुआ था, स्वतंत्र भारत के। नहीं तो ऐसे अंतिम वाले में कौन थे? सी राजगोपालचारी। लेकिन सी राजगोपालचारी को अब क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल। इसीलिए पोजीशन ये हो गया था, बाद में बनाया गया था उनको। जॉन मथाई को अब दे दिया गया था क्योंकि आसफ अली, जॉन मथाई इंडस्ट्रियल सप्लाई से क्या हो गए थे, तो याद रखिएगा कि अब चेंज हो गए थे। जोगेंद्र नाथ मंडल चले गए थे पाकिस्तान विधि। बाबू जगजीवन राम सासाराम के श्रम मेरे जिले से थे। इन्हीं की बेटी हैं श्रीमती मीरा कुमार,
भूतपूर्व आईएफएस अधिकारी 1985 बैच, 1985 की इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, ठीक है, 1985 बैच। पिताजी उप प्रधानमंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह, मीरा कुमार जी को हम अपने सामने से एम्स में देखे थे, हम अपने मामा के इलाज के लिए थे और वहीं थी एकदम सामने में, सौम्य लेडी, अकेले, मतलब ये नहीं कि कोई मतलब कोई फोर्स, कुछ भी नहीं, और लोकसभा की अध्यक्षा रह चुकी थी, ठीक है, उसके बाद भी कोई फोर्स नहीं। दिल्ली में रहने का फायदा ये हो जाता है कि आपको बड़े बड़े लोग जो ऐसे ही मतलब कहीं राह चलते भी बिना किसी टर्न घन के मिल जाते हैं। मुंबई में हीरो मिल जाते हैं, ऐसे देखे, अरे देखो देखो जा रहा है, ठीक है। दिल्ली में ऐसे आए थे, वो कौन है, अरे जेनेलिया डिसूजा का हस्बैंड का नाम भुला गए हम, देखो बीवी का नाम याद है, रितेश देशमुख, हाँ। तो रितेश देशमुख आए जहां हम लोग रहते थे दिल्ली में, तो अपने किसी दोस्त से मिलने आए थे, तो एक लड़का हमसे बोला, प्रियांक जी देखे ना रितेश देशमुख, हम शाहरुख खान, तो हम बोला होगा कोई, तो वो ऐसे देखा पलट के, रितेश देशमुख ऐसे पलट के देखा, हम हाँ, तो और फिर देखे कि 4-5 लोग उससे पीछे 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 पीछे, हम पागल उगल हैं, क्या बहुरुपया के जा रहे हैं, उसका पूरे चेहरे पे चमचम लगा हुआ था, शूटिंग से कहीं आ रहा था, और हमको लगा कोई बहुरुपया टाइप का है, ऐसे ही अपना ये कर रहा है। कुछ देर में गाड़ी आई, उसका दरवाजा नहीं, उसका छत खुला, हाँ हम सब जगह दरवाजा खुलता है, इसका छत खुल गया। तब हम देखें, हम ये भाई ये रितेश देशमुख हो रे इधर। तब हम, हे भगवान, ये आदमी 10 मिनट से इधर उधर बौख रहा था अपने गाड़ी, हम उसको लिटरली हम बेइज्जत कर दिए, ऐसा ऐसा रितेश देशमुख, हमने दिखा शाहरुख खान यहाँ खड़े हैं, देखो हमको इससे बढ़िया। बाद में समझ में आया कि वो तो सच में रितेश देशमुख है। हम ये सोचते हैं कि वो अभी तक उस फ्रस्ट्रेशन को याद होगा, ऐसी बेइज्जती कोई नहीं, हम समझे कि जोकर टाइप का होगा, कोई ऐसी होगा, बाद में लगा नहीं यार तो सही में था। सरदार बलदेव सिंह अभी भी क्या थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। राजकुमारी अमृत दे दे स्वास्थ्य, अमृत पीजिए स्वस्थ रहिए। गजांतर अली खान, हाथी गज से याद दिलाने के लिए। देखो सीएच भाभा, पहले सी से चुंदरीगढ़ थे, अब सी से कॉमर्स यहां आ गए, यही वाला हम याद किए हुए थे। इसीलिए हम सोच रहे थे कि कहां हम इनका याद किए हुए हैं। उस समय चुंदरीगढ़ कॉमर्स, सी फॉर चुंदरीगढ़, सी फॉर कॉमर्स, अब बाद में सीएच भाभा, सी फॉर कॉमर्स। अब देखो अब्दुल रब नस्तार जगह कौन आ गए, रफी अहमद। आरके सनगम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, लियाकत अली की जगह यही भारत स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले हैं सनमुगम शेट्टी। शेट्टी शब्द सेठी से आया, सेठ से नहीं कहते सेठ जी, ये श्रेष्ठी, जो कारवां को जो लीड करता था उसको श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठी कहते थे, और वही फिर सेठी हो गया, सेठ जी हो गया, तो सेट्टी चेट्टी सब एक ही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बन गए जॉन मथाई की जगह उद्योग और आपूर्ति। हालांकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरह ही इस्तीफा दे दिया, और जम्मू कश्मीर में इनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई थी। कश्मीर गए थे और वहां पर संदिग्ध रूप में इनकी मृत्यु हुई थी, जेल के अंदर, ठीक है, श्रीनगर, हाँ जेल के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी संदिग्ध रूप से, ठीक। और ये इन्हीं के नाम पर दिल्ली का मुखर्जी नगर बसा हुआ है। कारण था शरणार्थियों के लिए उन्होंने बहुत किया था, और भारत पाकिस्तान से आने वाले जितने श्रद्धांधी थे उनके लिए भारत में 12 मॉडल टाउन बनाए गए थे, जिसमें से कुछ मॉडल टाउन आपको दिल्ली में वहीं पर है, मॉडल टाउन 1, मॉडल टाउन 2 दिल्ली में आपको मिल जाएगा। और मुखर्जी नगर इन्हीं के नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर। आज भी उनकी आदमकद प्रतिमा वहां बत्रा सिनेमा हॉल के ठीक पीछे वाले ये में बनी हुई है, ठीक है। वहां कारगिल चाय दुकान है? हाँ, उस शुरू से। वीएन गाडगिल, जो गाडगिल फॉर्मूला नहीं लाए थे 5 वर्षीय योजना में, कार्य खान और ऊर्जा, यानी सीएच भाभा को भेज दिया गया था कॉमर्स में, और बीएन गाडगिल को ला दिया गया था कार्य खान और ऊर्जा में, ठीक। उस समय भी याद रखिएगा, ये ऊर्जा जो था भाभा जी को हम डाले थे ना उस समय, भाभा एटॉमिक एनर्जी, उसमें ऊर्जा ही था उस समय।
सेम मंत्रालय। हम नहीं बोले कि एटॉमिक एनर्जी हम खोज रहे थे, ऊर्जा। ठीक है। अब ये भारत के रियासतों के एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को 15 अगस्त से 40 दिन पहले 15 अगस्त से 40 दिन पहले की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाएगा, जिसके सचिव वीपी मेनन थे, याद रखिएगा। जिसके सचिव कौन थे, ये याद कर लो। 40 दिन पहले संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। संविधान के प्रारूप पर चर्चा कुल कितने दिन हुई थी, उसको काट के 114 कर लीजिए। हाँ 114 कर लीजिए तो उधर 141 आ गया था गलती से, अभी हमको ध्यान आया। एक्चुअली हम बोले नहीं कि थोड़ा सिर दर्द कर रहा था, इसलिए मेरा दिमाग जो है ये, और वहां क्या है, यही था चर्चा 141, 6 माह से भी कम समय 141 बट को हो सकता है में भी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन अगर संख्या है तो उस सबसे 114 ही याद रखिएगा। हाँ क्योंकि वही ऑथेंटिक है, वही है प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई, यानी 114 मीटिंग हुई, ये सच्चाई है। उसको 114 ही कर लीजिए। संविधान में कुल मिलाकर कितना रुपया खर्चा हुआ था, 63,96,729 रुपये व्यय हुए हैं। हाँ 29,729 रुपया, 63 लाख, मैंने 64 लाख रुपया में कुछ कम, लगभग 64 लाख रुपया। 26 नवंबर को जब पारित किया गया, इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। जब पारित किया गया तब लागू किया गया था 16 अनुच्छेदों को बता दे रहे हैं। वर्तमान संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12, ये बढ़ करके 450 के आसपास हैं। 450 के आसपास आर्टिकल्स हैं, बढ़ती घटती रहती हैं, कुछ निरस्त होता है, कुछ जुड़ता है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 नागरिकता वाला, राष्ट्रपति के शपथ वाला, चुनाव आयोग वाला, और ये सब जो संक्रमणकालीन प्रावधान था, ये सबको संक्रमणकालीन प्रावधानों को 366 से लेकर 393 को 26 नवंबर 1949 में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है। और इसके लिए यूज किया गया था 394 को, अनुच्छेद को, जिसमें कहा गया था कि ये सब इसी दिन से लागू हो जाएंगे। इसीलिए 15 नहीं, कुल 16 अनुच्छेद उसी दिन से प्रभाव में आ गए थे, क्योंकि 16वां अनुच्छेद में कहा गया था कि ये 15 जो हैं लागू होंगे। तो कहा जाता है कि 15 तो लागू हुए, तो लोग कहते थे 15, लेकिन 16वां कह रहा है ना कि 15 लागू होंगे, तो वो अप्लाई हुआ तभी नहीं लागू हुए। इसलिए टोटल अनुच्छेद जो लागू हुआ वो कितना था, 15 प्लस इज इक्वल टू 16। ये याद रखना, टेक्निकलिटी है इसमें। 15 अनुच्छेद उस दिन से परिवर्तित हो गया। इट वॉज अप्लाइड फ्रॉम 26 नवंबर 1949, बट 394 इन सब के बारे में क्या कह रहा है, ये सब लागू होगा। ठीक है, कि जो भी होगा सब लागू होगा। 394 395 था, जो भी है इसी में कुछ था। लेकिन बाकी अनुच्छेदों को कब लागू किया गया था, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24, इसी दिन संविधान सभा के इनको राष्ट्रपति बनवा दिया गया, शपथ दिला दिया 60 के अनुच्छेद 60 के तहत, 60 के तहत। ठीक है। संविधान सभा 26/1950 से 1951-52 अक्टूबर से चुनाव शुरू हुआ था, फरवरी तक चला था, और अप्रैल मई में गठित हुआ था। आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की क्या बनी रही, इंटरिम पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट। कौन, संविधान सभा। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, इसने मई 1949 में कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। नेहरू जी एकदम परेशान थे कि नहीं, हमको राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना है, बना जाए। जब सब कुछ अलग हो ही रहा है तो लेट्स मूव ऑन ए पॉजिटिव नोट। तो ये हो गया, मतलब हम लोग राष्ट्रमंडल में सदस्य बना जाएगा। कई देश नहीं शामिल हुए राष्ट्रमंडल में, तो इसमें कहा गया कि गुलामी का प्रतीक नहीं है, आप अच्छे संबंध को रखा जाए। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, याद रखना। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 26 जुलाई 1947 को ही गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। 26 जुलाई 1947 को ही गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा, 26 जुलाई, हम लोग का देश आजाद होने के पिछले महीने में, ठीक है, 20 दिन पहले लगभग। संविधान सभा द्वारा हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया था, ठीक है, संविधान सभा द्वारा हाथी को जो है वो मुहर के रूप में अपनाया गया था, हाथी को, ठीक है, ये चिड़िया नहीं है। चलिए, ऐसा लग रहा है कि गिद्ध का जो है दांत छोटा हो गया, हाँ कोई बात नहीं, ये तो हम ऐसे बना दिए, मुहर को अपनाया गया था, ठीक है, उतना चलता है। नीचे क्या लिखल है, वर्क तो हमारी शासन में बिहार स्टेट टैक्स, अच्छा यहां से शुरू किया गया, उसका इतना रुपया व्यय हुआ था। चलिए देखो, संविधान सभा जो बना, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, ठीक है, जिसमें नंदलाल बोस चित्रकार थे और बिहार राम मनोहर सिन्हा, बिहार राम मनोहर सिन्हा, इन लोगों ने चित्रकारी की थी। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, हिंदी संस्करण का, इंग्लिश वाला नहीं, इंग्लिश से कोई और थे, ठीक है, प्रेमलाल बिहारी रायजादा, ठीक है, नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और बोले थे, नेहरू जी बोले कि कर दीजिए भाई, बुलाया गया उनको, ड्यू नॉर्थ कैंपस में थे, आइए, बोले हाँ सर बोलिए, लिख दीजिए ना अपने हैंडराइटिंग में, तो लिख तो देंगे लेकिन हर पेज पे अपना हस्ताक्षर मारेंगे, कहे कि 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन हर पेज पे हम अपना साइन मारेंगे। नेहरू जी कहे कि नहीं तो फिर जाइए, हर पेज पर जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जो है साइन है। मूल संविधान देहरादून में जो है वो उसमें रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन के इसमें बॉक्स में ना, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन गैस चैम्बर में रखा गया उसको, अंग्रेजी वाला संस्करण। और जो हिंदी वाला जो हुआ था उसका सुलेखन कौन किए थे, बसंत कृष्ण वैद्य, इसको भी नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया था। और संभवतः जो पहली जो चित्र है उसमें जय श्री राम, संविधान सभा में पहली, तो जिसको आप वैसे कहते हैं उसमें पहले ही जो है चित्र किसका बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव चुनित किया गया था, भाई देख लो। अब इस सब को याद रखिएगा, अभी सब नए क्वेश्चन हैं, सीधे उठा ले रहा है। एक तो लूसेंट को कर लिया जाएगा हम लोग, और उसके बाद जो NCERT जो आया हुआ है ना, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा आप लोग, मतलब अपने से पढ़ते रहिए, बाकी हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन वहां से निकाल के हम ये करेंगे ताकि आप लोग का भला हो जाए। उसमें NCERT बुक से भी क्वेश्चन खूब उठ रहा है, और याद रखना कि डायरेक्ट फैक्ट टाइप का नहीं, कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट टाइप के आ रहे हैं। तो HBR अयंगर को सचिव बनाया गया था संविधान सभा का, अब पूरा याद रखिएगा। HBR भारत का भौतिक स्वरूप, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है, 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हैं, 18.6%। 43% भूभाग पर मैदान है, प्लेन्स है, 43% भाग पर, ठीक है। 305 मीटर से इसमें पहाड़ी मान लिया है, नहीं तो हम अमूमन जो है हम 700 मीटर से मानते हैं, ठीक है। भौतिक रचना धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय मैदान, हिमालय वाला विशाल मैदान जिसमें हम लोग रह रहे हैं, गंगा घाटी,
सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार जो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, विंध्य श्रेणी के नीचे वाला हिस्सा वी शेप में जो है विकटी के लिए। मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान और समुद्र तटीय मैदान जो कि पश्चिमी घाट और अरब सागर, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच के इलाके को हम लोग ईस्ट कोस्टल मैदान और वेस्ट कोस्टल मैदान कहते हैं। इनके अलावा जो है हम लोग के पास, इनके अलावा हमारे पास अंडमान एंड निकोबार प्लस लक्षद्वीप है। 2 द्वीप समूह है। इन सबके अलावा समुद्र तटीय मैदान हो गया जो तमिलनाडु में पूर्वी घाट के उधर बंगाल की खाड़ी तक का मैदान, ठीक है। यहां पर ये गया आपका पश्चिमी घाट और ये जो है पूर्वी घाट। ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये पूर्वी तटीय मैदान और ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी तटीय मैदान, इसी को कहते हैं। ठीक, क्या पूर्वी घाट पर्वत है। अरावली के बाद भारत का सबसे पुराना जो पर्वत है वो पूर्वी घाट श्रेणी है। पश्चिमी घाट हुआ क्या है कि माना जाता है कि जो अरबियन प्लेट है नीचे, उसने ऐसा धक्का मारा है कि इंडिया का जो है दक्षिणी हिस्सा वी शेप ऐसे हो गया है, ऊपर उठ गया और ऊपर उठी हुई भूमि ही है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। तो मूल रूप से वो पर्वत वो धक्का लगने से उठी हुई भूमि है, उत्थित भूमि है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो बारिश होने से जो पानी गिरती है, लंबी नदियां इधर जाती हैं क्योंकि ऐसे हो गया है ढलान। क्लियर? भूवैज्ञानिकों के मत अनुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां आज से 20 करोड़ साल पहले तेथिस नाम का उथला सागर था। उथला और संकरा, ठीक है, बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं था और पतला भी था, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, जिसको हैरी हेस ने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत इसको दिया था हैरी हेस ने 1960 में। हैरी हेस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, हैरी हेस, HESS, हैरी हेस 1960 में, जिसके बाद से वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को वैज्ञानिक मान्यता मिल गई। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। प्रायद्वीपीय पठार की ओर क्या हो गई हैं? उत्तल, और उधर की ओर तिब्बत की ओर अवतल, ठीक है। महान हिमालय, मध्य हिमालय हिल स्टेशन वाला और शिवालिक हिमालय चंपारण से गायब हो गया है अरुणाचल प्रदेश तक, इसीलिए बीच में गायब है। क्यों? क्योंकि यहां से आने वाली नदियों ने इसकी भ्रूण हत्या कर दी है, साफ कर दिया है शिवालिक को। इसीलिए चंपारण के बाद से, जहां से गंडक, घाघरा, इन लोगों ने इसको खत्म कर दिया। और बिहार में आने वाली बाढ़, समझ में आ रहा है, इसीलिए चंपारण से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के इधर तक हम लोग शिवालिक पहाड़ी को नहीं देखते हैं। और फिर यहां से जो है अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिस मी, ठीक है, कीप मिसिंग मी, मिस मी, तो ये सब जो है मिस मी,
ये जो है ये सब अरुणाचल प्रदेश में कौन है, शिवालिक के उदाहरण है, शिवालिक के। ये बीच वाला जो है, अगर इधर देखिएगा तो आपको जो पहाड़ियां हैं, हिल स्टेशन, नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है, मसूरी, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ये सब जो है मध्य हिमालय में है। हिल स्टेशन भारत में मध्य हिमालय में काहे है, इस पर जाइएगा तो गर्मियों में ठंडा रहता है, इतना जरा बर्फ रहता है, ये हिल स्टेशन का सारा मजे बेकार हो जाएगा। शिवालिक पर जाइएगा, उससे बढ़िया हमारे यहाँ कैमूर श्रेणी में आ जाइए, जब जाने हैं पहाड़ पे तो। और अगर हिल स्टेशन जाना है, हिल स्टेशन का मतलब जहां पर ठंड भी लगेगी और अच्छा भी लगेगा, इसीलिए सारे हिल स्टेशन कहाँ हैं, मध्य हिमालय में, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा उसमें और क्या क्या था, हाँ, जो आज से 20 को साल पहले जो ये पृथ्वी थी, इसमें पैंजिया, तेथिस सागर बीच में, तेथिस जो अब बचा हुआ भूमध्य सागर, कैस्पियन सी, बैकाल झील, एडियाटिक सी, ये सब इसी का बचा हुआ हिस्सा है। ये चारों तरफ जो है, फिर सूरज जो बाबा थे हम लोग के, मतलब सूर्य देवता, ये बने 500 करोड़ साल पहले। पृथ्वी का निर्माण हुआ 460 करोड़ साल पहले, और इस पर बारिश होनी शुरू हो गई 250 करोड़ साल पहले, वायुमंडल बनने के बाद। रेनफॉल, कंटिन्यूअस रेनफॉल, और ये उठी हुई भूमि थी, ग्रेनाइट की बनी हुई, उठी हुई, धंसी हुई भूमि बेसाल्ट की बनी हुई थी। धंसी हुई भूमि पर पानी इतना बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि महासागरों का महासागर पैंथालासा हो गया। पैंथालासा पूरे पृथ्वी पर चारों तरफ। बीच में आया पैन जियो, जियो पृथ्वी, पैन जो पूरा फैला हुआ हो, सब एक ही जगह थे, इसको नाम दिया गया पैंजिया, या जीईए भी लिखते हैं। पैन का सर्वत्र, जियो का मतलब अर्थ। ये बना आपका तेथिस सागर। तेथिस पहले ही ठीक लिखे थे, तेथिस सी, तेथिस सी, ये पतरकू। और ऊपर वाले हिस्से को नाम दिया गया लोरेशिया या अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या लोरेशिया। नीचे वाले हिस्से को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को हम लोग लोरेशिया के नाम से भी जानते हैं, लोरेशिया या अंगारा लैंड। बीच में तेथिस सागर, तेथिस सी, और ये गोंडवाना लैंड नीचे का हिस्सा। फिर 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी के नीचे इतनी गर्मी हो रही थी 700 किलोमीटर की गहराई पर कि संवहन तरंगें ऊपर चलनी शुरू हुई। कन्वेक्शनल करंट, संवहन जो वहन करके चलती हैं, और उन्होंने प्लेट्स को खिसकाना शुरू किया। और उसके बाद ये हिस्सा इधर, दोनों अमेरिका उधर, अफ्रीका और यूरोपिया इधर, इतना चटक गया कि बीच में धरती फट गई, गड्ढा हुआ, उसमें पैंथालासा का पानी घुस गया, अटलांटिक महासागर बन गया, अंध महासागर। यानी अटलांटिक महासागर ऐसा सच कोई महासागर नहीं है, वो फटने से गड्ढा बना जिसमें पैंथालासा का पानी घुस गया, वो अटलांटिक कहलाया। यहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया चटकना शुरू हुआ, इधर आना शुरू हुआ। एक ही प्लेट था इंडो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में है और इंडिया एशिया में है, लेकिन हम लोग एक ही प्लेट पर हैं। नीचे हम लोग का जड़ एक ही है, उधर ऑस्ट्रेलिया और उधर इंडिया, बीच में हिंद महासागर,
एक ही प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, चटक के अलग अलग हो गए, ठीक। और इंडियन प्लेट मारा धक्का यूरेशियन प्लेट में, ऊपर वाले में इतना कस के धक्का मारा कि महान हिमालय, दूसरा धक्का मारा मध्य हिमालय, और तीसरा धक्का मारा शिवालिक, चौथा धक्का दीव है क्योंकि 20 लाख साल हो गया है। और जिस दिन चौथा धक्का लगा, अभी कल दिल्ली में आया है रात में, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? ठीक है, तो ये जो है, हाँ रात में हम उस समय हमको नींद आ रही थी, उस समय मैं परेशान था इसी दुष्ट के कारण। तो ये ठीक है, ये सब इसको ये कीजिए, ध्यान में रखना है कि अब याद रहेगा ये सब। अंगारा लैंड को हम लोग लोरेशिया भी कहते हैं, गोंडवाना लैंड नीचे कहते हैं, अब बीच में तेथिस सागर। 20 करोड़ साल पहले ये चटकना, और आज ये वर्तमान हालत में है, अभी भी फिसल रहा है, इसीलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। उसको समझ में आ रहा है ना जो बताए हैं? ठीक, ये देख लीजिएगा, 43% पर हमारा विस्तृत मैदान है। और हम सोचे हैं कि एक दिन मैप बोला करके दिखा देंगे, जो राजवाला नहीं था हम लोग का, ताकि कौन कहां सब हो जाएगा। तो एक पीडीएफ लगा करके, थोड़ा सा पटना हाईकोर्ट वाला इस सब मौक में थोड़ा सा है, समय जा रहा है, जैसे ही फ्री होते हैं हम पूरी तरह पढ़ जाएंगे इस पर। क्या कि थोड़ा सा भी अगर देखो, जैसे अगर रिजल्ट में लेट हुआ, चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन फरवरी में, 2 महीना पहले हो जाता है, अप्रैल में लोकसभा का इलेक्शन है, सारी फोर्सेस, सारे कायनात उधर लग जाएंगी। और अगर एक बार शुरू हो गया प्रोसेस, तो फिर मान के चलिए कि वी विल मीट इन द मंथ ऑफ, मतलब एग्जाम के हिसाब से हम लोग तो मीट करते ही रहेंगे, मई जून हो जाएगा। इसलिए करें कि अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कहीं ना कहीं कांटा लग जाएगा। और दरोगा में 12:75 के बाद 18:29 की हवा है, तो लग रहा है कि यूं ही जो है अफवाह है, मतलब बिना आग के धुआं नहीं उठता है, समझ रहा है? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। और जाहिर सी बात है, सीटें खाली हैं ही, अब बहुत सारे वैकेंसीज है, तो पढ़ लीजिए अच्छे से, कहीं ना कहीं हो जाएगा। एक वो टीचर वाला हो रहा है, सारी कायनात बीएड करने पर पड़ गई है, जिसको देखो वही बीएड। कुछ लोग तो रो रहे हैं कि हे प्रभु ये क्या हुआ, आखिर हमने बीएड क्यों नहीं किया था। अब कुछ लोग इसलिए रो रहे हैं, बीएड किए थे उसके बाद भी। हे प्रभु, हे प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? तो ये मोह में हो गया, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है बीएड। अब कई पेरेंट्स जब से पहले बोले थे अपने बच्चों को कि बीएड कर ले बबनी, मैया बीएड कर लो, तो ना हम ना करब, अब करें करेंगे उसे बीएड करने के लिए। एक से एक गधे निकल गए हैं, ये हो गए हैं, तुम यहीं रह गए। ये सच्चाई है कि बीपीएससी टीआरई 1, हे प्रभु ये क्या हुआ? बीपीएससी 2 में तो खैर फिर भी, और उसमें जो सिलेक्टेड हुए ना वो गर्व से बता रहे हैं, नहीं सर हम बीपीएससी टीआर 1 में नहीं है सर, हम 2 में हुए हैं। अरे बाप रे बाप, हाँ, वो गर्व से बोल रहे हैं कि हम 2 में हुए हैं। अरे यार 1 वाले तुम्हारे सीनियर हैं, इज्जत करो। काय के लिए? अच्छा दहेज अचानक, हम लोग की बहाली के लिए। अच्छा, तो बड़ा अफसोस हो गया होगा आपको। चलिए, तो देखो, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो बताया सबसे पहले हम लोग को कि संवहन तरंगों के कारण ही हुआ था, उसमें एक आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एग्जाम में पूछ देता है, और दरोगा वाले में तो अवश्य कर। कितना बोले साल?
अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को आगे जाके वैज्ञानिक मान्यता दी हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक्स ने। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जो ये बता दिए कि कैसे जो है महाद्वीपों का, मैंने ये बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, कैसे हुआ है ये गलत कारण दिए थे। हैरी हेस ने उसको क्लियर कर दिया कि कैसे हुआ था। यानी पहला धक्का दिया अल्फ्रेड वेगनर ने, अब पूरी तरह जो है दरवाजा खोल दिया हैरी हेस ने। प्लेट टेक्टोनिक्स, ये दोनों याद रखना, प्लेट टेक्टोनिक्स हैरी हेस, अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर। ये एग्जाम में पूछता है दरोगा में बहुत ज्यादा। हम पहले बताते थे तो गुस्सा आ जाते थे सब लड़के कि कितना टफ बता रहे हैं, अब बाद में वही सब एग्जाम में पूछना शुरू किया तो मुंह बन गया। तो रहो हमारे साथ साथ। नहीं नहीं, बहुत लोग जैसे हमको छोड़ के चले गए इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। अब बहुत लोग जो है उनको ये हो गया है हमको छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं। तो जो ठीक है ना, तो 10.7% में क्या है, पर्वत श्रेणियां हैं, 18.6 पर पहाड़ और 43% पर क्या है, मैदान है, याद रखिएगा। अल्फ्रेड वेगनर देखो तिब्बत की ओर क्या हो गया है, अवतल, और इधर की ओर झुक गया है तो उत्तल। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख पैरेलल पर्वत श्रेणी माउंटेन रेंजेस में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार, ट्रांस का मतलब होता है हिमालय के पार, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कई बार इसको महान हिमालय में डाल दिया जाता है, ये इसमें डाल दिया है, ठीक है। नहीं तो कुछ जो है ज्योग्राफर्स डाल देते हैं इसमें, ज्योमोफोलॉजिस्ट, लेकिन ज्यादातर किसमें डालते हैं, जास्कर को महान हिमालय में। खैर K2 या गाडविन आस्टिन जो है 8,611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम तुर्की भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काली चोटियां, कारा। K2 जो है ये नंबरिंग किया गया चोटियों का, K1, K2, K3, K4, K35, K36 ऐसे। इसमें जो K2 है वो काराकोरम 2, इसको खोजा था 2 अंग्रेजों, गाडविन और आस्टिन, इसलिए नाम क्या पड़ गया, गाडविन आस्टिन। काराकोरम और लद्दाख के बीच नुब्रा नदी घाटी है, नुब्रा नदी, जो अपने बगानों, बैक्टीरियन ऊंटों तथा मठों के लिए फेमस है, मठों के लिए फेमस है। नुब्रा घाटी, काराकोरम और लद्दाख, नुब्रा नदी घाटी, काराकोरम और लद्दाख के बीच में, हाँ उधर, हाँ सियाचिन ग्लेशियर के पास है। कश्मीर हिमालय करेवा मिट्टी के लिए फेमस है, जो कि जाफरान की खेती यानी केसर की खेती की जाती है। कश्मीर करेवा मिट्टी और केसर, केसर को ही जाफरान कहते हैं, इसको अंग्रेजी में सैफरन कहते हैं, केसरिया। यह दुनिया के सबसे महंगे मसालों में एक है, सबसे ज्यादा होता है ईरान में, ठीक है। यह दुनिया के सबसे महंगे मसालों में एक है, 1,500 रुपये केजी मिलता है। नहीं अभी ईरान ही है, कम भले हुआ है लेकिन टूटा नहीं है। तो केसर को ही जाफरान कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को क्या कहते हैं, तो क कश्मीर, करेवा और केसर, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोसी में बोलते हैं, कोसी जो कटिहार, कुर्सेला, कोसी गंगा में मिल जाती है, तो वहां भी के और यहां पर भी के। करेवा मिट्टी चिकनी मिट्टी है और दूसरे पदार्थों का हिमोर है, मोरेन, हिमोर, हिम आच्छादित है, बर्फ के टुकड़े, हिम आच्छादित, मोटी परत के रूप में जमाव है। महान हिमालय, बृहत हिमालय का मतलब महान हिमालय, ग्रेट हिमालय में जो जिला, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा, जास्कर से देखो आ गया ना यहाँ पे, यहां क्या लिख दिया था जास्कर को, ट्रांस हिमालय में भी डाल दिया है, जबकि हम क्या बोले कि असल में वो किस में है, महान हिमालय। तो इसको यहां से हटाइए, क्या मोरेन, हाँ हिमोर, हाँ उसी में पहले जमाना का बर्फ अब रुक के जम गया, उसी में रह गया। लद्दाख श्रेणी में खार दुंगला, खार जैसे दर्रे स्थित हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे जल की झील डल और वुलर, और खारे जल की झील लद्दाख साइड में पागोंग सो, उस पर चाइना अभी कब्जा जमाए हुए हैं, पागोंग सो।
और सो मोरिरी देखे होंगे आप लोग, एटलस में देखिएगा फर्स्ट उस पर रहता है 10 नंबर पेज पे, सो मोरिरी लिखा रहता है। इसको अब यहां रोक देंगे, इसको आगे करेंगे हम लोग, मतलब नेक्स्ट क्लास में। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय में ही स्थित हैं। चरार ए शरीफ, अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी। हिमाद्री अथवा सर्वोच्च या बृहद हिमालय, हिमाद्री, ठीक है, हिमाचल कहा जाता है मध्य हिमालय को। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणियां हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो किशनगंज जिले से डायरेक्ट दिखती है, इसी पौधश्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, जिसको देखिएगा खच्चनजोंडा लिखा रहता है, बहुत लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये खच्चनजोंडा कहाँ है। कंचनजंगा को ही खच्चनजोंडा कहा जाता है। नंगा पर्वत, जो एकदम हिमालय का जो इधर वाला शुरुआत हो, क्या है? नंगा पर्वत, और इधर वाला जो है ये नामचा बरवा। एनपी टू एनबी, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक महान हिमालय है। और नंदा देवी उत्तराखंड, कॉमेट उत्तराखंड और नामचा बरवा आदि से कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाला होता है। इसको अगली क्लास में हम क्लियर करते चले जाएंगे ताकि अच्छे से हो जाए। समझ में आया? फायदा हो रहा है? जा रहा है ना? सही, ठीक है। कई चीज बता दे रहे हैं, अब आप लोग जाइए। मेरा भी सिर दर्द शांत हो गया है। अब कर देंगे सर, घुला के पीजिएगा। अरे हम लोग पी जाते हैं कुछ भी घोल के। हाँ, आपको कैसे पता? फ्री में बीपीएससी? अरे हम लोग फ्री वाले मास्टर हो गए हैं, बड़ा बुरा लगता है।